Hello students, let us continue next topic, that is company rule expands. If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने 1757 से 1787 मीन्स 100 ईयर्स तक उन्होंने कंपनी को कैसे एक्सटेंड किया पूरे इंडिया में, पूरे जो इंडियन स्टेट थे उनको अपने कंट्रोल में किया। वो कैसे किया? कंपनी रैली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। कंपनी क्या करती थी? जो मिलिट्री अटैक करती थी वो बहुत रेयरली ही करती थी। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते थे जहाँ पर उन्होंने मिलिट्री की हेल्प से एनेक्स किया था, बट वो एक फंडा अपनाती थी, वो पॉलिसीज़ यूज़ करती थी, वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड को यूज़ करते थे। उन्होंने डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ इंडियन पर लगाई और उस पॉलिसीज़ के बिहाफ पर ही उन्होंने इंडियन स्टेट को अनेक्स करना स्टार्ट कर दिया था, उन पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट। बक्सर के बैटल के बाद कंपनी ने रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन स्टेट अपॉइंट करने स्टार्ट कर दिए। अभी रेजिडेंट ऑफ इंडियन स्टेट क्या होता है? जो भी रूलर्स डिफीट हो रहे थे तो उनके किंगडम में वो एक ब्रिटिश को अपॉइंट कर देते थे, ठीक है, और इन्हीं ब्रिटिश ऑफिसर्स को रेजिडेंट्स बोला जाता था। दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट थे। कहाँ पर? इंडियन स्टेट में, जिस नवाब के पास ही रहते थे वहाँ पर ये पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट थे। बट ये किसको सर्व करते थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्व करते थे। और इन रेजिडेंट की हेल्प से कंपनी इंडियन स्टेट के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने लगी थी और इसके चलते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ पॉलिसीज़ यहाँ पर लगानी स्टार्ट कर दी थी। वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी? सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ सब्सिडरी अलायंस। द रिचर्ड वेलेस्ली हु इंस्टीट्यूशनलाइज द सब्सिडरी अलायंस इन इंडियन स्टेट। कौन थे जो इसको लेकर आए थे? रिचर्ड वेलेस्ली। इन्होंने ही ये पॉलिसीज़ इंडियन स्टेट पर अप्लाई की थी। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। इस अलायंस के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी इंडियन रूलर्स थे वो अपनी एक इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स ना रखे। बस सोचने वाली बात ये थी, अगर इंडियन रूलर्स अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रखेंगे तो बाहर से कोई भी अटैक कर सकता था। बट यहाँ पर कंपनी ने क्या बोला कि नहीं, हम आपको आर्मी देंगे, ठीक है, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बट उसके बदले आपको हमें पैसा देना होगा, आपको हमें पे करना होगा। और इस अलायंस में एक और कंडीशन थी, इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। यदि इंडियन रूलर्स ये पेमेंट देने में फेल हो जाते हैं तो उनकी टेरिटरी का पार्ट उनके अंडर में आ जाएगा। किसके अंडर में आ जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगा। उनको एज ए पेनल्टी उनको अपना पार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जो अवध के नवाब थे उनको अपनी टेरिटरी का आधा पार्ट कंपनी को एज ए पेनल्टी उनको देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्स पे नहीं कर पाए थे। और सिमिलरली हैदराबाद के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो भी पे नहीं कर पाए और उनकी टेरिटरी को भी उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हेयर टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता था, कंपनी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट फाइट भी कर लेती थी, वहाँ वो मिलिट्री का भी यूज़ करती थी। तो जैसे हमने क्या देखा था, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, तो यहाँ पर ब्रिटिश ने क्या किया था, आर्मी फोर्स का यूज़ किया था, डायरेक्ट सामने वाली आर्मी पर अटैक किया था। तो ऐसे ही कुछ और ऐसे केसेस वहाँ पर आए जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन किया। फॉर एग्जांपल, द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर, जो कर्नाटक वाला एरिया आजकल आप देखते हैं वो पहले मैसूर रीजन ही हुआ करता था। मैसूर बहुत ग्रो कर रहा था, किसकी लीडरशिप में? हैदर अली। हैदर अली एक पावरफुल रूलर थे वहाँ पर। उन्होंने 1761 से 1782 तक मैसूर पर रूल किया और उनकी डेथ के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर रूल किया। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मलाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड
कार्डामम। मैसूर कंट्रोल करता था एक एरिया को, कौन से एरिया को? मालाबार कोस्ट को, जहाँ पर कंपनी क्या करती थी, वहाँ से ट्रेड करती थी, किसका? पेपर का और कार्डामम का। 1785 में टीपू सुल्तान कंपनी को मना कर देते हैं कि आप यहाँ से अब ट्रेड नहीं करेंगे। उनको वो स्टॉप कर देते हैं कि आप किसी भी स्पाइसेस का यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो फ्रेंच कंपनी के अच्छे फ्रेंड थे, तो इस वजह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से ट्रेड करने के लिए साफ साफ डिनाई कर दिया। तो इस वजह से यहाँ बैटल स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ 4 बैटल होते हैं टीपू सुल्तान के साथ। लास्ट का जो बैटल होता है श्रीरंगपट्टनम, इस बैटल में अल्टीमेटली टीपू सुल्तान हार जाते हैं और यहाँ कंपनी जीत जाती है। और अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को डिफेंस करते हुए टीपू सुल्तान की यहाँ पर डेथ हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वॉर विद मराठा। अब जो कंपनी थी वो किधर मूव कर रही थी? मराठा की ओर मूव कर रही थी। वो उनको अपने अंडर में लेना चाहती थी, वो उनको कंट्रोल में करना चाह रही थी। 1761 में 3rd पानीपत बैटल हुआ था जिसमें मराठा हार गए थे। उनका विजन था दिल्ली को कंट्रोल करना, दिल्ली को अपने अंडर में लेना, बट उनका विजन पूरा नहीं हो पाया। मराठाओं ने अपने स्टेट को डिवाइडेड किया हुआ था और हर स्टेट का उनका एक चीफ होता था जिसको वो सरदार बोलते थे, जैसे सिंधिया, होलकर, गोकवाड़ एंड भोसले। These chief were held together in a confederacy under a पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर। ये किसकी कॉन्फिडेंसी थे? किसके अंडर में आते थे? ये पेशवा के अंडर में आते थे। पेशवा सबसे ऊपर होते थे और पेशवा के अंडर में ये लोग होते थे। पेशवा एक तरीके से क्या थे? प्रिंसिपल मिनिस्टर्स थे। और पेशवाओं का मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहाँ पर था? पुणे में था। महानजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर 2 फेमस मराठा सोल्जर। ये 2 फेमस मराठा सोल्जर थे। मराठा बहुत पावरफुल रूलर कहलाती थी, तो उनको डिफीट करना बहुत मुश्किल था। कंपनी को यहाँ मराठाओं के साथ बैटल करने पड़े। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था जिसका एंड 1782 में हुआ था। उसमें एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई। यहाँ पे कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था कि कौन हारा कौन जीता। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803-05 वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट। जो दूसरा मराठा वॉर हुआ था वो 1803 और 1805 तक हुआ था, डिफरेंट फ्रंट में हुआ था। ब्रिटिश यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे थे और उन्होंने उड़ीसा और कुछ अन्य टेरिटरी जो कहाँ पर आती थी? नॉर्थ एरिया में आती थी, इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली को कंट्रोल में कर लिया। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-19 क्रस्ट मराठा पावर। अब 3rd एंग्लो वॉर में क्या हुआ? मराठा की सारी पावर चली गई। यहाँ टोटली बीट हो गई वो किससे? ब्रिटिश से। तो ब्रिटिश ने यहाँ पर क्या किया? जितने भी पेशवा थे उनको पुणे से हटा दिया और उनको बिट्टूर में भेज दिया और उनसे बोल दिया गया कि अब आप हमारी पेंशन पर ही रहेंगे, हम आपको पेंशन देते रहेंगे। नाउ वी डिस्कस हेयर द क्लेम टू पैरामाउंटसी। ये भी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके चलते ब्रिटिश ने इंडिया में एक्सपेंशन किया। इस पॉलिसी को कौन लेकर आए थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो इंडिया के गवर्नर जनरल रहे फ्रॉम 1813 टू 1823। इस पॉलिसी में क्या कंडीशन रखी गई है कि कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, कि कंपनी की जो अथॉरिटी है वो पैरामाउंट होगी, सुप्रीम होगी, सबसे ऊपर होगी, ठीक है। और जब अथॉरिटी उनकी सुप्रीम होगी, वो सबसे ऊपर होंगे, तो पावर भी उनकी ज़्यादा होगी इंडियन स्टेट से ज़्यादा। मीन्स जो भी डिसीज़न अब लेने होंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेगी, इंडियन स्टेट वहाँ पर डिसीज़न नहीं ले पाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो कंपनी क्या करेगी कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ट्रेड को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए इंडियन किंगडम को अगर उन्हें एनेक्स भी करना पड़ा तो वो एनेक्स भी करेंगे, उन पर वो कब्जा भी करेंगे। तो इस पॉलिसी के चलते हुए ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया और जिसके चलते इंडिया में बैटल स्टार्ट हो गए। कुछ स्टेट ने इस पॉलिसी को माना नहीं क्योंकि ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता था। तो इंडियन स्टेट के जो रूलर्स थे उन्होंने इसको डिनाई कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्मॉल स्टेट किट्टूर जो आजकल कहाँ है? कर्नाटक में, उसको एनेक्स करने की कोशिश की। उसकी जो लीडर थी वो कौन थी? रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा के साथ ब्रिटिश का बैटल हुआ। रानी चेन्नम्मा को 1824 में अरेस्ट कर लिया गया और उनकी डेथ हो गई 1829 में। बट इस बैटल को कंटिन्यू किया आगे रायना, जो किट्टूर में संघोली के एक चौकीदार थे।
लेकिन वो भी हार गए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और ब्रिटिश ने उन्हें फांसी दे दी थी। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू इन लास्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।